आज हमारे पास 2025 की एक मराठी फिल्म है गोंधळ। कि आखिर ऐसा क्या है इस फिल्म में जो इसे अवार्ड्स भी मिल रहे हैं और ऐसी तारीफें भी। हाँ, क्योंकि ये कोई छोटी मोटी फिल्म नहीं लगती। ये संतोष डावकर की लिखी और डायरेक्ट की हुई एक थ्रिलर है। और इसे भारत के सबसे बड़े फिल्म फेस्टिवल 56वें IFFI में नॉमिनेट किया गया था। हाँ, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में टॉप अवार्ड गोल्डन पीकॉक के लिए। ये अपने आप में ही एक बहुत बहुत बड़ा सम्मान है। और इसने कुछ जीता भी, सही है ना? हाँ, और जो जीता वो और भी बड़ी बात है। डायरेक्टर संतोष डावकर को उसी फेस्टिवल में बेस्ट डायरेक्टर का सिल्वर पीकॉक अवार्ड मिला। अच्छा। IFFI के 56 साल के इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि किसी मराठी डायरेक्टर को ये अवार्ड मिला हो। क्या बात है। तो ये तो सिर्फ फिल्म की नहीं बल्कि पूरे मराठी सिनेमा की जीत हुई। बिल्कुल ठीक है, तो मंच तो सज चुका है। एक ऐसी फिल्म जिसने वाकई इतिहास बनाया है। अब जरा देखते हैं कि कहानी क्या है। कहानी महाराष्ट्र की एक पारंपरिक लोक कला गोंधळ के आसपास बुनी गई है। गोंधळ ये एक तरह का अनुष्ठान होता है जिसमें देवी की आराधना के लिए रात भर जागरण और गायन होता है। माहौल बहुत ही जोशीला और ऊर्जा से भरा होता है। और फिल्म की कहानी है सुमन नाम की एक शादीशुदा औरत के बारे में, जो अपनी शादी में खुद को फंसा हुआ महसूस करती है, एक घुटन में जी रही है। और इस घुटन से बाहर निकलने के लिए वो एक गोंधड़ी यानी गोंधड़ करने वाले कलाकार साहिबराव के साथ मिलकर एक खतरनाक साजिश रचती है। वो अपने पति के चचेरे भाई को मारने का प्लान बनाते हैं। हाँ, और फिर कहानी उनके भागने की कोशिश पर है, जहां ढोल की थाप और उस धार्मिक माहौल के बीच सही और गलत, मोक्ष और विनाश, सब कुछ गड्ढम मड हो जाता है। और यहीं पर वो YouTube रिव्यू तस्वीर को और साफ करता है। हाँ, वो कहता है कि फिल्म का टोन बहुत ही टॉक्सिक, नेगेटिव और डिप्रेसिंग है। ये कोई फील गुड फिल्म नहीं है। मतलब ये आपको असहज करने के लिए बनी है। बिल्कुल। और किरदारों के बारे में रिव्यू में एक बहुत दिलचस्प बात कही गई है। वो कहता है कि किरदार ग्रे शेडेड है, ना तो हीरो ना ही विलन। हाँ, और एक पॉइंट पर दर्शक इन किरदारों से चिढ़ने लगते हैं, उनसे नफरत करने लगते हैं। और समीक्षक का कहना है कि यही लेखक की सबसे बड़ी जीत है। ये बहुत गहरी बात है ना। अक्सर हम चाहते हैं कि हम किरदारों को पसंद करें, हाँ, उनसे जुड़ें। सही बात है। लेकिन यहाँ डायरेक्टर चाहता है कि आप उनकी कमियों को देखें, उनकी नैतिकता पर सवाल उठाएं। और सच कहूं तो किरदारों से नफरत करवाना उन्हें पसंद करवाने से कहीं ज्यादा मुश्किल काम है। ये तो है। ये दिखाता है कि लेखन में कितनी गहराई है। हाँ, आप उनसे नफरत इसीलिए करते हैं क्योंकि वो आपको असली इंसानों की तरह लगते हैं, अपनी सारी कमजोरियों के साथ। और इन किरदारों को पर्दे पर जिंदा करने वाले एक्टर्स की तो रिव्यू में जबरदस्त तारीफ है। शुरुआत करते हैं किशोर कदम से, जो भिव्वा का रोल कर रहे हैं। कहा गया है कि उनका स्क्रीन टाइम ज्यादा नहीं है। ज्यादा नहीं है, पर असर बहुत गहरा है। उनकी आवाज और डायलॉग डिलीवरी को बाप लेवल का बताया गया है। और ये बहुत जरूरी भी है क्योंकि आगे जाकर हमें पता चलता है कि फिल्म का जो क्लाइमैक्स है वो उन्हीं के एक डायलॉग पर टिका है। बिल्कुल। तो एक ऐसा एक्टर चाहिए जो कम समय में भी अपनी एक ऐसी छाप छोड़ दे कि दर्शक उसे भूले नहीं, और किशोर कदम इसमें माहिर हैं। फिर है कैलाश बागामारे, जो मौर्क्या का किरदार निभा रहे हैं। मौर्क्या मतलब जो गोंधळ को लीड करता है। और रिव्यूअर के शब्दों में इन्होंने फिल्म में असल गोंधळ मचा दिया है। उन्होंने इतनी शिद्दत से परफॉर्म किया है कि गाते गाते उनके गले की नसें खिंच जाती हैं। मतलब परफॉर्मेंस एकदम रॉ और रसली लगता है। और यहाँ पर एक और बात जुड़ती है। रिव्यू में जिक्र है कि फिल्म के डायलॉग्स में एकदम देहाती गांव की भाषा का इस्तेमाल हुआ है। अच्छा। जो बिल्कुल बनावटी नहीं लगता। और कैलाश वागामारे जैसे एक्टर्स जब उस भाषा को उस रॉ एनर्जी के साथ बोलते हैं तो वो किरदार नहीं, असल इंसान लगते हैं। वाह, ये तो एक्टिंग और राइटिंग का एक बेहतरीन संगम है। बिल्कुल। इसी लिस्ट में योगेश सोहोनी भी हैं, आनंद आंडिया के रोल में। उनके किरदार के ट्रांसफॉर्मेशन की बहुत तारीफ है कि वो शुरू कहाँ से होता है और फिल्म के अंत तक कहाँ पहुंच जाता है। हाँ, और फिर इशिता देशमुख जो सुमन का किरदार निभा रही हैं। रिव्यूअर कहता है उनके मासूम चेहरे पे मत जाना, उन्होंने अपने किरदार के जरिए पूरी फिल्म में खास ऑरा बनाए रखा है। तो साफ है कि डायरेक्टर संतोष डावकर ने अपनी कास्ट से बेहतरीन काम निकलवाया है। हर एक्टर अपने किरदार में पूरी तरह डूबा हुआ लगता है। ठीक है, तो एक्टिंग दमदार है, लेकिन जिस चीज ने इस फिल्म को बाप सिनेमा का टैग दिलाया वो शायद इसकी एक्टिंग से भी ज्यादा इसकी सिनेमैटोग्राफी है। अमलेंदु चौधरी का काम। हाँ, YouTube रिव्यू तो यहाँ तक कहता है कि ये मराठी सिनेमा के इतिहास की बेस्ट सिनेमैटोग्राफी हो सकती है। ये बहुत बड़ा बयान है। और इसके पीछे की जो वजह है वो और भी ज्यादा हैरान करने वाली है। वो वन टेक शॉट है ना? हाँ, फिल्म की शुरुआत होती है एक वन टेक शॉट से। मतलब कैमरा एक बार ऑन होता है और कट ही नहीं होता। और ये कोई छोटा मोटा 1-2 मिनट का शॉट नहीं है। रिव्यू के मुताबिक कैमरा एक दादा और पोते से शुरू होता है। वो चलना शुरू करते हैं, लोग फ्रेम में आते जाते रहते हैं।
एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप पर। हाँ, फिर एक बड़े से घर के अंदर घुसता है, एक कमरे से दूसरे कमरे में, फिर किचन से होता हुआ वापस आंगन में, और फिर एक पेड़ पर जाके रुकता है। ये सब कुछ एक ही शॉट में। और विकिपीडिया के अनुसार ये शॉट लगभग 25 मिनट लंबा है। 25 मिनट? जरा सोचिए इसके लिए कितनी प्लानिंग और रिहर्सल लगी होगी। एक्टर्स की टाइमिंग, कैमरा मूवमेंट, लाइटिंग, सब कुछ एकदम परफेक्ट। एक छोटी सी गलती और आपको वो पूरा 25 मिनट का सीन फिर से शूट करना पड़ेगा। बाप रे। पर सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ एक टेक्निकल शो ऑफ है? मतलब क्या ये सिर्फ दिखाने के लिए है कि देखो हम ये कर सकते हैं? रिव्यू के मुताबिक बिल्कुल नहीं। यही तो इस शॉट की खूबसूरती है। उस एक 25 मिनट के शॉट में डायरेक्टर हमें फिल्म की पूरी दुनिया से मिलवा देता है। कहानी, किरदार, लोकेशन, माहौल, सब कुछ, प्रोडक्शन, डिजाइन, कॉस्ट्यूम, सब कुछ स्थापित हो जाता है। दर्शक फिल्म देखने नहीं लगते बल्कि उस दुनिया के अंदर खिंच जाते हैं। ये कहानी कहने का एक बहुत ही असरदार तरीका है। और क्योंकि पूरी कहानी एक रात में होती है तो लाइटिंग का काम और भी मुश्किल हो गया होगा। सही बात है। रिव्यू कहता है कि इस फिल्म में जिस तरह से रात के अंधेरे और रोशनी के साथ खेला गया है वैसा मराठी सिनेमा में पहले कभी नहीं देखा गया। ये बहुत अहम पॉइंट है। रात को शूट करना हमेशा एक चुनौती होती है। आपको अंधेरे का एहसास भी बनाए रखना है और साथ ही दर्शकों को सब कुछ साफ दिखाना भी है। इस बैलेंस को साधना ही असली कला है। और लगता है अमलेंदु चौधरी ने ये कमाल कर दिखाया है। इस कमाल के विजुअल्स के साथ अगर कमाल का संगीत जुड़ जाए तो अनुभव और भी गहरा हो जाता है। और संगीत दिया है लेजेंडरी म्यूजिक डायरेक्टर एलिया राजा ने। क्या बात है। ये नाम सुनते ही उम्मीदें आसमान पर पहुंच जाती हैं। और रिव्यू के हिसाब से फिल्म उन उम्मीदों पर खरी उतरती है। बैकग्राउंड स्कोर को रोंगटे खड़े कर देने वाला बताया गया है। अजय गोगावले और आर्या आम्बेकर का गाया हुआ चांदन नाम का एक गाना भी है। अच्छा। लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प ट्विस्ट है। YouTube रिव्यू में बताया गया है कि फिल्म का लगभग 60 से 70% हिस्सा बिना किसी बैकग्राउंड स्कोर के हैं। क्या बात कर रहे हैं? सिर्फ सन्नाटा? सन्नाटा वहीं, उस हिस्से में सिर्फ गोंधल की आवाज है, ढोल की थाप, गायकी, लोगों का शोर, कोई मेलोडी या ऑर्केस्ट्रा नहीं। वाह, ये एक बहुत ही साहसी और जीनियस फैसला है ना? सोचिए, डायरेक्टर आपको सिर्फ माहौल की आवाजों के भरोसे छोड़ देता है। इससे खास तरह का तनाव और यथार्थ का एहसास पैदा होता होगा। और जब लंबे गैप के बाद अचानक इलैया राजा का संगीत आता होगा तो उसका असर 1000 गुना ज्यादा होता होगा। ये दिखाता है कि संगीत का इस्तेमाल सिर्फ खालीपन भरने के लिए नहीं बल्कि एक हथियार की तरह किया गया है। जब उसकी जरूरत है तभी वो वार करता है। और इन सब को एक साथ बांधने का काम करती है एडिटिंग, जिसे बहुत कसा हुआ बताया गया है। 2 घंटे की फिल्म कब निकल जाती पता ही नहीं चलता। तो अब तक हमने देखा कि एक्टिंग, सिनेमैटोग्राफी, साउंड डिजाइन, एडिटिंग, हर डिपार्टमेंट में इस फिल्म में कुछ नया करने की कोशिश की है। तभी जाकर इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली। हाँ, दूसरे समीक्षकों ने भी इसकी बहुत तारीफ की है। विकिपीडिया के मुताबिक सकाल अखबार ने इसे 5 में से 4.5 स्टार दिए और इसे लोक कला और लोक संस्कृति का उत्तम उत्सव कहा। हाँ, और स्क्रीन डेली जैसे इंटरनेशनल पब्लिकेशन ने इसे मनोरंजक और ज्ञानवर्धक बताया और मराठी सिनेमा के लिए ताज़ी हवा का झोंका कहा। और वो YouTube समीक्षक, उसने तो इसे 5 में से 4.25 स्टार देकर 2025 की बेस्ट फिल्म ही कह दिया। तो ये साफ है कि फिल्म हर पैमाने पर खरी उतर रही है। ये एक तरफ महाराष्ट्र की संस्कृति को दिखाती है तो दूसरी तरफ एक कसकर बुनी हुई थ्रिलर भी है। और तकनीकी तौर पर तो ये एक मिसाल है ही। लेकिन क्या फिल्म में सब कुछ परफेक्ट है या कुछ ऐसा भी है जो खटकता है? YouTube रिव्यू में एक नेगेटिव पॉइंट का भी जिक्र है। हाँ, एक संतुलित चर्चा के लिए ये जानना भी जरूरी है क्या बात समीक्षक को पसंद नहीं आई। रिव्यू के अनुसार फिल्म में एक इंटीमेट सीन है और उस सीन के बैकग्राउंड में गोंधड़ में गाया जा रहा एक भक्ति गीत मी जाइन तुलजापुराला चल रहा है। समीक्षक को ये कॉम्बिनेशन बहुत अजीब और असहज करने वाला लगा। उनका कहना था कि उस खास पल में उस भक्ति गीत का इस्तेमाल दर्शकों को असहज महसूस करा सकता है। ये एक दिलचस्प ऑब्जर्वेशन है। हो सकता है डायरेक्टर ने जानबूझकर वो कॉन्ट्रास्ट पैदा किया हो, वासना और भक्ति का टकराव दिखाने के लिए। हाँ, शायद। लेकिन ये भी सच है कि कला में इस तरह के प्रयोग कभी-कभी दर्शकों को असहज कर सकते हैं और ये एक जायज आलोचना है। ये पूरी तरह से देखने वाले के नजरिए पर निर्भर करता है। और एक और चीज जो दर्शकों को सोचने पर मजबूर करती है वो है फिल्म का अंत। रिव्यू के मुताबिक फिल्म का अंत ओपन एंडेड है। मतलब कहानी को एक सीधे साधे नतीजे पर खत्म नहीं किया गया। बिल्कुल। क्लाइमेक्स में कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया गया है कि
असल में क्या हुआ? रिव्यू कहता है कि अंत में 2-3 संभावनाएं बनती हैं और ये दर्शकों पर छोड़ दिया गया है कि वो अपने हिसाब से कहानी को समझें। ये आजकल कहानी कहने का एक बहुत ही मॉडर्न तरीका है। ये दर्शकों को पैसिव नहीं रहने देता। फिल्म खत्म होने के बाद भी दिमाग में चलती रहती है। हाँ, आप दोस्तों से उस पर बहस करते हैं। ये एक तरह से फिल्म के टाइटल गोंधल को भी सही ठहराता है। डायरेक्टर सिर्फ पर्दे पर गोंधल नहीं दिखा रहा, वो दर्शकों के दिमाग में भी एक गोंधल, एक कंफ्यूजन छोड़ता जाता है। और उस कंफ्यूजन को और गहरा करने के लिए क्लाइमैक्स में किशोर कदम का एक डायलॉग है जिसके बारे में रिव्यूअर सिर्फ इतना कहता है कि उसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर गोंधल एक ऐसी फिल्म लगती है जो आपसे मेहनत करवाती है। ये आपको बने बनाए जवाब नहीं देती, बल्कि सवाल पूछने पर मजबूर करती है। ये तकनीकी तौर पर शानदार है, एक्टिंग में जानदार है और अपनी संस्कृति की जड़ों से गहराई से जुड़ी हुई है। बिल्कुल। तो अगर हम आज की इस पूरी बातचीत का सार निकालें तो गोंधल सिर्फ एक फिल्म नहीं, एक पूरा पैकेज है। विकिपीडिया हमें इसके अवार्ड्स के बारे में बताता है और यूट्यूब रिव्यू हमें समझाता है कि ये पहचान क्यों मिली। 25 मिनट का वन टेक शॉट, बिना बैकग्राउंड स्कोर के लंबा हिस्सा, ग्रे शेडेड किरदार और एक ओपन एंडेड क्लाइमैक्स, ये सब मिलकर इसे एक यादगार अनुभव बनाते हैं। निश्चित रूप से ये मराठी सिनेमा के लिए एक मील का पत्थर है। संतोष डावकर ने डायरेक्शन में जो कर दिखाया है वो वाकई काबिले तारीफ है, और IFFI का अवार्ड इस बात का सबूत है। और अंत में एक आखिरी विचार जो यूट्यूब समीक्षक ने हमारे लिए छोड़ा है। उन्होंने एक मेटाफर, एक रूपक का जिक्र किया जिसे वो स्पॉइल नहीं करना चाहते थे। अच्छा, क्या था वो? वो मेटाफर है एक मुर्गी और उसके ऊपर रखी एक टोकरी जिसे गांव में डाल कहते हैं। ये एक बहुत ही पावरफुल इमेज है। सोचिए, एक फंसी हुई औरत की कहानी के संदर्भ में एक टोकरी के नीचे कैद मुर्गी का ये रूपक क्या मतलब रखता होगा? क्या ये सुमन के बंधन का प्रतीक है, उसकी घुटन भरी शादी का, या समाज के नियमों की उस कैद का जिससे वो बाहर निकलना चाहती है? और जब वो छटपटाती है तो क्या वो उस टोकरी को गिरा पाती है या उसी के नीचे दब के रह जाती है? इसका असली जवाब शायद फिल्म का क्लाइमैक्स ही देता है। और यही एक बेहतरीन कहानी की निशानी है जो आपको एक इमेज, एक सवाल के साथ छोड़ जाए।